हेलो फ्रेंड्स, हम अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की रेसिडेंशियल स्टेटस को हम किस तरह से निर्धारित करते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कहा गया है कि एक इंडिविजुअल एंड एक एचयूएफ या तो नॉन रेसिडेंट हो सकते हैं या रेसिडेंट होंगे तो रेसिडेंट या ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो सकते हैं या रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो सकते हैं। लेकिन अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ जितने भी पर्सन बचेंगे, जैसे कंपनी, फर्म, लोकल अथॉरिटी, पार्टनरशिप फर्म, ये सब है, वह या तो रेसिडेंट होंगे या तो नॉन रेसिडेंट होंगे। ठीक है, तो इंडिविजुअल एंड एचयूएफ को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, या तो नॉन रेसिडेंट का, या रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट का, या रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट का। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे क्या एक एचयूएफ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर के लिए रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। तो रेसिडेंट होने के लिए एचयूएफ के लिए कहा गया है इफ एचयूएफ ओल्ड बी रेसिडेंट इन इंडिया इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर होली सिचुएटेड होली और पार्टली इन इंडिया। कहा गया अगर एक एचयूएफ का जो है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, क्या कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, अगर उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इन इंडिया में होगा पार्टली या फुली, तो वह रेसिडेंट माना जाएगा। ओके, लेकिन कहा गया अगर एक एचयूएफ है जिसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली आउटसाइड इंडिया है तो उसे हम नॉन रेसिडेंट मानते हैं। ठीक है, तो अगर जब यह निर्धारित हो जाता है कि एक एचयूएफ रेसिडेंट है प्रीवियस ईयर के लिए, तो उसके बाद हम यह देखते हैं क्या वह एचयूएफ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। तो देखिए, फिर इसके बाद हम क्या चेक करेंगे, चेक करेंगे कि जो एचयूएफ का करता है, एचयूएफ का करता है क्या ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन इंडिया में रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। अगर एचयूएफ का करता रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा तो हम क्या मान लेंगे कि एचयूएफ भी हमारा क्या है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। अगर एचयूएफ का करता रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो एचयूएफ भी हमारा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट माना जाएगा। ओके, यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर, इसका मतलब क्या है। कहा गया है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मतलब यह है कि जहां पर वह पहले जहां पर एचयूएफ का हेड एंड ब्रेन है। हेड एंड ब्रेन का मतलब यह है कि जहां से उसके मैक्सिमम बिजनेस डिसीजन लिए जा रहे हों, जहां से उसके बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन लिए जा रहे हों, उसे हम क्या मानेंगे, हेड एंड ब्रेन मानेंगे। हेड का मतलब एचयूएफ का हेड कौन होता है, कर्ता होता है। तो ठीक है, तो एचयूएफ का कर्ता और जहां से उसके डिसीजन लिए जा रहे हैं एचयूएफ के, वो पहले से हमारा क्या माना जाएगा, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का प्लेस माना जाएगा। ठीक, अब आप समझिए एक एग्जांपल को। एग्जांपल ये है, आप समझिए कि ये क्या है, ये इंडिया का पार्ट है और ये आउटसाइड इंडिया का पार्ट है। ठीक, अब जो एचयूएफ का बिजनेस है वह तो इन इंडिया में है, यहाँ पर उसके एम्प्लॉय हैं। किसके एम्प्लॉय है, एचयूएफ के एम्प्लॉय हैं जो कि इन इंडिया में उसका वर्क कर रहे हैं। लेकिन उसके एचयूएफ का जो हेड एंड ब्रेन है, मींस कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है वो फुली होली आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है। तो क्या माना जाएगा, एचयूएफ क्या माना जाएगा इस केस में, एचयूएफ नॉन रेसिडेंट माना जाएगा। ठीक है, एचयूएफ के एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं ना इंडिया में,
एचयूएफ का जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है वो तो पूरी तरह से आउटसाइड इंडिया से लिया जा रहा है ना, तो इस केस में एचयूएफ नॉन रेसिडेंट माना जाएगा। लेकिन सपोज करिए कि एक एचयूएफ है, उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली आउटसाइड इंडिया है, लेकिन बाद में कुछ डिसीजन इन इंडिया से लिए गए, तो इस केस में एचयूएफ क्या माना जाएगा? इस केस में एचयूएफ माना जाएगा रेसिडेंट। एक दो भी अगर एक सिंगल डिसीजन भी अगर इन इंडिया से लिया गया होगा, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट सिंगल मतलब ये सिंगल किया होगा, तो भी वह एचयूएफ क्या माना जाएगा? रेसिडेंट इन इंडिया माना जाएगा। और जब एक बार रेसिडेंट हो जाएगा तो उसके बाद हम उसको दो पार्ट में फिर डिवाइड करेंगे, देखेंगे एचयूएफ ROR है या RNOR है, मतलब रेसिडेंट एंड ऑडी रेसिडेंट है या रेसिडेंट बट नॉट ऑडी रेसिडेंट है। एग्जांपल की हेल्प से और इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। द बिजनेस ऑफ ए एचयूएफ इज ट्रांजेक्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया से उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट किया जा रहा है, एंड ऑल द पॉलिसी डिसीजन आर टेकन देयर, वहीं से। मिस्टर ई द कर्ता ऑफ द एचयूएफ हु was born in Kolkata, visits India during the previous year 1920. After 15 years, he comes to India on 1/4/2019 and leaves for Australia on 1/12/2019. Determine the residential status of Mr. E and HUF दोनों की। तो पहले हम क्या कर लेते हैं? पहले हम मिस्टर ई की रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन कर लेते हैं फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए। तो कहा गया कि मिस्टर ई का जन्म तो कोलकाता में हुआ था, लेकिन उसके बाद वह ऑस्ट्रेलिया चले गए और ऑस्ट्रेलिया से 15 इयर्स के बाद 15 साल के बाद इंडिया में वो वापस आ रहे हैं 1 अप्रैल 2019 को, और 1 अप्रैल 2019 से 1 दिसंबर 2019 तक इंडिया में रहते हैं। ठीक, तो आप बताइए कि मिस्टर ई प्रीवियस ईयर 1920 की में या असेसमेंट ईयर 2021 के लिए रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, आपको बताना है। तो क्या करेंगे, हम पहले देखेंगे, क्योंकि मिस्टर ई जो है वह इंडियन सिटीजन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, क्योंकि इंडिया में उनका जन्म हुआ है। तो इस केस में 60 डे वाला केस तो नहीं अप्लाई होगा। इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस हम किस तरह से डिटरमाइन करते हैं? पहले हम देखते हैं क्या रेसिडेंट इंडिविजुअल प्रीवियस ईयर में इन इंडिया में 182 डे या उससे अधिक दिन रहा है कि नहीं। अगर रहा होगा तो रेसिडेंट माना जाएगा, अगर नहीं रहा होगा मतलब कि 182 डे से कम रहा होगा तो हम दोबारा चेक करेंगे क्या वह एटलीस्ट 60 डे इन इंडिया में रहा है। तो अगर 60 डे रहा है तो फिर उसके बाद हम देखेंगे फोर्थ प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में क्या हुआ, 365 डे रहा है इंडिया में। ठीक, ये सब कंडीशन हम चेक करते हैं। तो क्योंकि मिस्टर ई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, इसलिए इनके केस में सेकेंड वाला कंडीशन अप्लाई नहीं होगा, 60 डे वाला केस अप्लाई नहीं होगा। अरे केवल हम देखेंगे कि मिस्टर ई प्रीवियस ईयर में 182 डे इन इंडिया में है तो रेसिडेंट माने जाएंगे, अन्यथा नहीं माने जाएंगे। तो देखिए कितने दिन है, 1 अप्रैल 2019 से लेकर 1/12/2019 तक देखिए कितने दिन हुए। कहा गया 245 डे, 245 डे वो इन इंडिया में है। इसका मतलब क्या है, वह रेसिडेंट है। लेकिन क्वेश्चन में दिया है वो 15 साल बाद आ रहे हैं। तो एक इंडिविजुअल को रेसिडेंट एंड ऑडी रेसिडेंट होने के लिए क्या आवश्यक है कि वह रिलेवेंट प्रीवियस ईयर के 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में कम से कम 2 प्रीवियस ईयर में रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, या 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में कम से कम वह 730 डे इन इंडिया में होने चाहिए। तो हमारा एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, 2 कंडीशन में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, दोनों कंडीशन। ठीक है, तो यह क्या माने जाएंगे, रेसिडेंट बट नॉट ऑडी रेसिडेंट माने जाएंगे। मतलब कि रेसिडेंट एंड ऑडी रेसिडेंट के दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो गए, रेसिडेंट बट नॉट ऑडी रेसिडेंट कहे जाएंगे।
अब रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द एचयूएफ फॉर असेसमेंट ईयर 2021 के लिए कहा गया कि एचयूएफ का जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहां पर है, आउटसाइड इंडिया है। मींस कि एचयूएफ क्या हो गया, नॉन रेसिडेंट हो गया। जब एचयूएफ नॉन रेसिडेंट हो जाता है तो उसके बाद हम उसका जो करता है उसकी रेसिडेंशियल स्टेटस कोई मायने नहीं रखती है। मींस कि अगर एचयूएफ का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पूरी तरह से आउटसाइड इंडिया से लिया गया है, इसका मतलब वो नॉन रेसिडेंट हो गया, और नॉन रेसिडेंट हो गया तो हमें और आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस वो नॉन रेसिडेंट हो गया तो हो गया। अगर वो रेसिडेंट होगा, एचयूएफ अगर रेसिडेंट होगा तो फिर उसको हम देखेंगे कि वह रेसिडेंट एंड ऑडी रेसिडेंट या रेसिडेंट बट नॉट ऑडी रेसिडेंट है, और किसके आधार पर, कर्ता के रेसिडेंशियल स्टेटस के आधार पर। तो हमने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किए हैं रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ।